Hey everyone, this is Pooja and I welcome you to all in this new video, and today we are going to start our chapter 5 and according to book Indian Polity, that is M. Lakshmi Kant, and I have 5th edition. ओके सो फिफ्थ यूनिट जो है इसकी चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 1 to 4, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, और आर्टिकल 1 हमारा डिस्क्राइब करता है इंडिया, दैट इज़ भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रैदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो, यूनियन का मतलब होता है सिंगल आइडेंटिटी एंड फेडरेशन का मतलब होता है, जैसे यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए आप। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, सबका अपनी अपनी सिटीजनशिप है, सबका अपना अपना फ्लैग है, तो और वो संगठित हैं अंडर अ ट्रीटी। कोई ट्रीटी साइन करते हैं वो, और वो एक अग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो साथ में जुड़े रहने का। बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, भारत सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है और यूनिक एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, ठीक है। तो इंडिया, दैट इज़ भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। जब हमारा संविधान बना था तो कुछ लोगों का कहना था कि देश का नाम भारत रखा जाए, कुछ का कहना था कि इंडिया रखा जाए। तो फिर उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया कि जिसको इंडिया बोलना है वो इंडिया बोले, जिसको भारत बोलना है वो भारत बोले। तब कहा जाता है इंडिया, दैट इज़ भारत। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो नंबर 1 है स्टेट, नंबर 2 है यूनियन टेरिटरीज, एंड नंबर 3 है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब आने वाले टाइम में कोई हमें मिलना चाहे या कोई एरिया हम अपने में ऐड कर लें, भारत में ऐड कर लें, तो वो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है ये 3 स्टेटमेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, कि कैसे भारत के राज्य और यूटीज़ बने। सबसे पहले देखो बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तो 2 पॉलिटिकल यूनिट्स सामने आई, दैट इज़ एक तो था ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया पे डायरेक्ट अंग्रेज़ों का शासन था, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। भारत में बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था, राजे रजवाड़ों का ही शासन चलता था, और वो एक टैक्स पे करते थे अंग्रेज़ों को, बस। अंग्रेज कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे, कोई एनेक्सेशन नहीं कर रहे थे उनके लैंड की, ठीक है। अब देखो, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसने इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हुए, 2 बन गए, हमारा देश जो है वो टूट गया 2 हिस्सों में। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 3 ऑप्शन दी गई, या तो तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तुम पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या तुम इंडिपेंडेंट रहो। नाउ देयर आर 565 प्रिंसली स्टेट्स। पूरी जो टोटल थी भारत पाकिस्तान का एरिया मिला के, वो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनमें 552 इंडिया में प्रेजेंट थी और 13 जो पाकिस्तान वाला एरिया था उसमें चली गई थी। अब जो 552 प्रिंसली स्टेट भारत में थी, उनमें से जो 549 थी उन्होंने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और जो 3 बची, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम भारत को ज्वाइन नहीं करेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे, और हम इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब अलग ही अपना देश बनाएंगे। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आने वाले टाइम में इनको भी इंटीग्रेट कर लिया था। पर चलो अब इन तीनों प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। नाउ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इंडिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर भी थे, और उनके जो असिस्टेंट थे वो थे IAS VP मेनन, और वो सेक्रेटरी भी थे मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रिंसली स्टेट की इंटीग्रेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, निज़ाम मीन्स एक पोजीशन, जैसे एक राजा होता है वैसे एक निज़ाम, एक पोजीशन थी, पोस्ट थी समझ लो। मीर उस्मान अली जो थे हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हैं, हमारा अपना अलग ही देश है, हम भारत में नहीं मिलेंगे।
पटेल साहब की ओर से रिक्वेस्टें की गई, धमकियां भी दी गई, बट जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने नहीं माने वो, और उन्होंने कहा कि हम तो अलग से अपनी स्टेट बनाएंगे। अब क्या हुआ, 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन पोलो किया गया। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी आर्मी थी उनको पुलिस की वर्दी पहना के एक एनकाउंटर के लिए भेज दिया गया हैदराबाद, और 4 दिन तक ये एनकाउंटर चला। इंडियन आर्मी ने पूरा कंट्रोल गेन कर लिया हैदराबाद पे, और जो वहाँ के निज़ाम थे उन्होंने भी फिर हार मान ली, एंड उनको एक मतलब एक समझ लो एक अटेम्प्ट टू रिवॉर्ड कि उनको गवर्नर बना दिया गया था। बाद में वो मान गए थे, फिर जब हार ही गए तो मानना ही था, बट फिर उनको गवर्नर बना दिया था स्टेट ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद का गवर्नर उनको बना दिया गया था। एंड अंडर ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद को, जो प्रिंसली स्टेट थी, उसको भारत में, हमारे इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। नाउ अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो प्रिंसली स्टेट थी ये साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ गुजरात, उस गुजरात के साउथ वेस्टर्न साइड प्रेजेंट थी। और 15 अगस्त 1947 को जो नवाब मोहम्मद महाबत खान III था, उन्होंने अनाउंस किया जूनागढ़ हैड एक्सीडेड टू पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान में मिलना है। उन्होंने ये डिमांड कर दी, मतलब एक्सेशन कर दिया एक तरह से। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 16 सितंबर को इस एक्सेशन को। एंड फिर भारत ने, इंडिया सेंट इट्स मिलिट्री इनटू जूनागढ़ व्हाइल द नवाब ऑफ जूनागढ़ वाज इन पाकिस्तान। वो उस टाइम पाकिस्तान में था नवाब, हमारी यहाँ मिलिट्री भेजी गई और जूनागढ़ स्टेट को भी कैप्चर कर लिया गया। जो कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे जो राजा था वो हिंदू था, बट वो रूल कर रहा था मुस्लिम पॉपुलेशन पे। एंड जूनागढ़ में उल्टा था, जूनागढ़ में जो राजा था वो मुस्लिम था और प्रजा जो थी वो हिंदू थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो महाराजा हरी सिंह थे कश्मीर प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब क्या हुआ, पाकिस्तान इन्वेडेड द कश्मीर, और पाकिस्तान ने क्या किया, घुसना शुरू कर दिया जम्मू कश्मीर में। और जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपील किया इंडिया को फॉर हेल्प। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने, जो राजा थे कश्मीर के, उन्होंने साइन किया एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ J&K स्टेट, और कश्मीर को भी भारत में मिला लिया। अब क्या हुआ देखो, इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन। देखो 1950 में हमारी जो स्टेट्स थी वो कुछ इस तरह थी, 4 पार्ट बनाए गए थे, पार्ट A, B, C, D। पार्ट ए में जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसी डायरेक्ट जो जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वो डाल दी गई स्टेट्स। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स को ऐड किया गया। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थी उनको ऐड किया, और पार्ट डी में डाल दिया गया यूनियन टेरिटरी को। और उस टाइम पे 1950 के टाइम पे सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी थी, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार। अब देखो धर कमीशन आया एंड JVP कमेटी क्या थी। देखो धर कमीशन जो था इसको एस्टेब्लिश किया गया हमारी जो स्टेट्स थी उनकी इंटीग्रेशन के लिए। लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड उठा रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को बनाओ। तो उसके लिए इस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई जून 17, 1948। और जो चेयरमैन थे इस कमीशन के वो थे SK धर, उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम धर कमीशन पड़ा। दिसंबर 1948 को ये कमीशन अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है और अपॉइंटमेंट कर देता है एक नए अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी की बाय कांग्रेस इन दिसंबर 1948। बट SK धर का जो कहना था उनका था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बननी चाहिए, बट लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक कमेटी और बना दी जो अब इसके बारे में, स्टेट की इंटीग्रेशन के बारे में कि लैंग्वेज के आधार पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर काम करेगी। जो नई कमेटी बनी उसका नाम था JVP कमेटी। इस कमेटी में जो मेंबर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारमैया। एंड पॉपुलरली इसको JVP कमेटी के नेम से जाना जाता था। अब देखो इसमें क्या हुआ, अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की और कहा
कि लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने भी इस बात को रिजेक्ट किया। बट फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि पोटी श्रीरामुलु जो थे, ये गांधी जी को बहुत फेवर करते थे, एक लीडर थे अपने एरिया में, इन्होंने स्ट्राइक कर दी। और ये स्ट्राइक कर दी इन्होंने कि हमें लैंग्वेज के आधार पे अपनी अलग स्टेट चाहिए। और 56 डेज़ की हंगर स्ट्राइक थी इनकी, और इनकी डेथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। और लोगों में जो आक्रोश था, उस हर चीज़ को शांत करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्सफुली लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का निर्माण करना पड़ा। और जो पहली स्टेट बनी थी लैंग्वेज के आधार पे, दैट इज़ आंध्र प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया था, तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो था मद्रास का उस। अब इसके बाद अलग अलग स्टेट्स डिमांड करने लगी लैंग्वेज के आधार पे अलग स्टेट बनाने के लिए। अब क्या हुआ, फजल अली कमीशन का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 3 मेंबर्स को कि वो मतलब जो भी स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन है उसको देखें। और फजल अली जो थे इस कमीशन के चेयरमैन थे। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया इस थ्योरी को कि लैंग्वेज के बेस पे हम रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की करेंगे। बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के आधार पे हम स्टेट बना देंगे, जैसे गुजराती स्पीकिंग लोग हैं तो उनके लिए गुजरात बना दिया गया। बट ऐसा नहीं है कि अगर गुजरात है स्टेट तो वहाँ गुजराती ही बोली जाएगी, नहीं, वहाँ हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, हर तरह के लोग रह सकते हैं। बट मेजॉरिटी में गुजराती बोली जाती है, इसलिए उस स्टेट का नाम गुजरात रख दिया गया। इट इज़ लाइक दैट। इस कमीशन ने एबोलिशन भी किया, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो थी स्टेट्स की, पार्ट A B C D करके जो था, और उसमें भी चेंज हुआ। और फिर स्टेट्स 14 स्टेट बनी एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनी नवंबर 1 1956 में। हमारे भारत की 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरीज़ थी। और गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया जो भी रिकमेंडेशन थी इस फजल अली कमीशन की, और जो मॉडिफिकेशन करनी थी बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और जो द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट A एंड B स्टेट्स वाज डन अवे विद एंड पार्ट C स्टेट्स वर एबोलिश्ड। ठीक है, मतलब ये जो ABC वाला D वाला पार्ट था उसको एबोलिश कर दिया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाई डायरेक्ट। तो 14 स्टेट्स थी, 6 यूनियन टेरिटरीज थी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल और लक्षद्वीप वाला, लक्काद्वीप बोलते थे उस टाइम, और मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये तो देखो हमने पॉलिटी के साथ हिस्टोरिकल जो पार्ट था उसको भी कवर कर लिया। अब देखो बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो बनी थी, मतलब यूनियन टेरिटरी बनी, स्टेट्स बनी, उनके बारे में अगर पढ़ाना होगा तो मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगी, बता दूँगी थोड़ा सा। इसमें देखो हम जो 4 आर्टिकल थे हमारे पार्ट 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आर्टिकल 1 था वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 2 है दैट इज़ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे किसी न्यू प्लेस को अपने में मिलाना, जो भी हमारे अंडर ना हो, जैसे किसी न्यू एरिया को ऐड करना, वो आ जाएगा आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या आएगा देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे अगर किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, उनकी बाउंड्री में कोई अल्ट्रेशन करनी है, या एक स्टेट को तोड़ के 2 राज्य बनाने हैं, कोई नई स्टेट बनानी है, तो वो आर्टिकल 3 के अंडर आता है। अब देखो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment for the first and fourth schedule and supplementary incident एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। इसका मतलब है देखो 4 जो आर्टिकल है इसका मतलब है कि जो भी लॉ हैं अंडर आर्टिकल 2 और 3, इस केस में हमें कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडमेंट हमें तब करनी है जब हम इंडिया की टेरिटरी किसी को दे रहे हो, जैसे भारत का कोई हिस्सा हम किसी को दे रहे हो ना, तब हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम कोई न्यू एरिया ऐड कर रहे हैं भारत में, तो हम उसमें उस केस में हमारे संविधान में किसी भी तरह की अमेंडमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
सो बस ये थे हमारे 4 आर्टिकल पार्ट 1 में, और चैप्टर 5 था ये हमारा, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि कौन स्टेट कब बनी, कौन यूनियन टेरिटरी, कैसे कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। और हमारी क्लास होती है इसी के साथ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।